वो हम करने की पूरी पूरी कोशिश करें। पत्रकारिता कोई ये नहीं है, पार्ट टाइम जॉब नहीं है। पत्रकारिता करते हैं, नहीं बिल्कुल ठीक है, पार्ट टाइम जॉब नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं कि सरकार तनख्वाह लगा दे? आज पंचकुला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पत्रकार उत्थान मंच का कार्यक्रम था, जिसमें चीफ गेस्ट के तौर पर पहुंची सांसद सुनीता दुग्गल ने अपने भाषण के दौरान कई ऐसी बातें कही जिससे वहां मौजूद पत्रकारों और सांसद के बीच खूब सवाल जवाब हुए। दरअसल पत्रकार उत्थान मंच के बैनर तले पूरे हरियाणा भर से पत्रकार आए हुए थे, मगर जब सांसद महोदया ने अपने भाषण में पत्रकारों को पत्रकारिता के साथ साथ कोई अलग से पेशा करने की सलाह दी, उसके बाद तो पत्रकारों और सांसद के बीच जमकर सवाल जवाब हुए। आखिर क्या था पूरा मामला, खुद देखिए। सम्मानित मंच और मेरे समक्ष बैठे हुए मान सम्मान के योग्य मेरे पत्रकार बंधुओं, देखिए, सबसे पहले आप लोगों को पता ही है कि पत्रकारिता जो है वो नारद मुनि जी ने शुरू की थी और उनका काम था कि सारे जहां पर जो भी क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में भगवान विष्णु जी को आकर वो नारायण नारायण करके सब बता देते थे कि ये चल रहा है वो चल रहा है करके। और बड़े निर्भीक और निडर जो है नारद मुनि जी जो हैं वो रहे हैं, आप लोगों को मालूम ही है। लेकिन तब से लेकर और अब तक पत्रकारिता के अंदर जिस तरह का बदलाव आया है, जिस तरह का जो आपने देखा होगा कि आधुनिक जो अब समय आ गया है, बहुत बहुत कठिन समय जो है हमारे पत्रकार बंधुओं ने देखा। एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है ये, और ये बहुत बड़ी समाज सेवा होती है। चौथा स्तंभ हम कहते हैं इसको। एक बहुत बड़ा चैलेंज लेकर जो है ये मैदान में उतरते हैं, क्योंकि जो एग्जीक्यूशन करने वाले अधिकारी हैं, जो पॉलिसी बनाने वाले राजनेता हैं, उन लोगों का बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तो इन तीनों में से जिस किसी ने भी गलत सोच को लेकर अपने काम को आगे बढ़ाया है, उस काम को आम जनता तक पहुंचाना ये इस चौथे स्तंभ का काम है। ये कोई आसान बात नहीं है, बहुत 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 मुश्किल काम है। और उसमें भी एक चीज ये है कि इसमें आपको कहीं कोई किसी तरह का पारितोषिक नहीं मिलने वाला, बल्कि कोई ये और कह देगा भी तेरे को किसने कहा था पंगे लेने भाई, ये नहीं कोई कहता कि बहुत बढ़िया काम किया है। तो इसलिए आप समझ सकते हो कि आप कितना एक चुनौतीपूर्ण काम जो है वो करते हो। लेकिन इस दुनिया में, इस सृष्टि में आए हैं तो चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए। और विवेकानंद जी ने कहा था कि मैं देख रही थी पुस्तक में कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक को आपको आपकी मंजिल ना मिल जाए। तो जो ये काम हमारे पत्रकार बंधु करते हैं, मैं इनको नमन करती हूं। कहते हैं कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जहां सूरज की किरणें भी नहीं पहुंचती वहां भी हमारे पत्रकार बंधु पहुंच जाते हैं। लेकिन बहुत जरूरत है कि एक जो गरिमा इस प्रोफेशन के साथ है, ये हालांकि हर किसी की जिम्मेवारी, जो कोई नेता है उसकी भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि इतनी पब्लिक उसको चुन के भेजती है, एक बहुत बड़ा विश्वास लेके उसको भेजती है कि हमारी बात को रखेगा, विधानसभा में रखेगा, पंचायत में रखेगा, संसद के अंदर रखेगा, और वो 5 साल पता नहीं कैसे निकाल देता है, पता भी नहीं लगता। तो बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है। अगर किसी को नेता किसी ने बनाया है, जनता ने बनाया है, तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है उसकी। और मैं बिल्कुल आप लोगों के मंच से कहती हूं ये कि जो इसका निर्वहन ठीक तरीके से नहीं करते हैं, जो इसका गलत फायदा उठाते हैं, परमात्मा माफ नहीं करेगा उनको। जो जिम्मेवारी आपको मिली है उस जिम्मेवारी को हर इंसान अगर ठीक तरीके से निभा दे तो बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। फिर सिर्फ हम अपनी तरफ, अपने गिरेबान में जाके देखें। चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने घर से शुरू करें। उपदेश देने के लिए खूब नेता बहुत बड़े बड़े उपदेश देते हैं, पत्रकार भी बहुत जो है वो लिखना शुरू कर देते हैं। किसी के सिर्फ पीछे पड़ जाए तो बस ठीक है, चाहे वो ठीक है चाहे गलत है, बस लिखना शुरू कर देंगे तो लिखते चले जाएंगे। लेकिन इस बात को बहुत बारीकी से हमें देखना है कि क्या हम जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं,
वो तर्क संगत है, वो न्यायपूर्ण है। ऐसे ही अधिकारियों की बात करें, कितनी बार ऐसा देखने में आता है, पॉलिसी बहुत अच्छी बनाती है सरकार। अब की बार के बजट को देख लें आप, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह का बजट लेकर आए हैं, ये अमृत काल है हमारा। 75 साल हमने अपने आजादी के पूरे कर लिए हैं। आने वाले 25 साल में हमारे भारत की रूपरेखा क्या होनी चाहिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए बजट बनाया। उसी के चक्कर में मेरी लुधियाना ड्यूटी लगी थी, तो कल वहां पर जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन सब की मीटिंग बुलाई, उनको बारीकी से बताया कि इस बजट में क्या है। आज पत्रकार वार्ता वहां पर थी, सारे पत्रकार बंधुओं को बताया कि आप जनता तक ये बात पहुंचाओ कि बजट में सरकार क्या करना चाह रही है। मोटे अनाज के बारे में आपको पता ही होगा, ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, लेकिन वो छोटा किसान जिसको बहुत थोड़ा 1 एकड़ में 2 एकड़ में बड़ी मुश्किल से कोई ज्वार बाजरा रागी इस तरह का अगर कुछ उगाता है, तो उसको कोई इज्जत की दृष्टि से नहीं देखा जाता बहुत ज्यादा। अब सरकार की यह कोशिश है ऐसे किसानों को बढ़ावा दिया जाए, और उसका नाम भी दिया है श्री अन्न। आप मतलब सम्मान घर से ही शुरू करोगे तभी कोई आगे सम्मान करेगा आपका। और इसलिए, और ये बड़ा हेल्दी फूड है। इस कोरोना काल में सबने देख लिया, जो गेहूं है लगातार आप गेहूं खाते रहो, और खासकर अब तो गेहूं की वजह ना मैदा ज्यादा खाते हैं बच्चे आजकल के, उसमें ग्लूटीन होता है। वो ग्लूटीन की वजह से आपके अंदर जो इंटेस्टाइन है वो धीरे धीरे खराब होने लगती है। जितना आप मोटा अनाज खाओगे वो हेल्दी फूड है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए देखिए आप किसान, छोटे किसानों के लिए इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स मोदी जी की जहां भी पार बसाती है ना, वो वहां पे कुछ ना कुछ करवा ही देते हैं। 21 जून योगा डे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, कोई ऐसा देश नहीं है अब जो 21 जून को जो है वो सबके सब योगा ना कर रहे हैं। तो ये सरकार जो पॉलिसी लेकर आती है, इतनी अच्छी पॉलिसी लेकर आती है। आप देखिए 70,000 करोड़ से ज्यादा पैसा अब की बार सरकार फिर दे रही है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए। कभी किसी ने सोचा था ये कि हमारे सिर के ऊपर छत होगी? महिलाओं के लिए जो शौचालय 9 करोड़ के करीब शौचालय बन चुके हैं, 11 करोड़ जो है शौचालय बन चुके हैं अब तक। तो ये ऐसी योजनाएं जो सी हैं, इसको अच्छी तरीके से आम जनता तक पहुंचे, ये हमारी जिम्मेवारी होनी चाहिए। जहां आपको लगता है कि जो नेता ठीक से काम नहीं कर रहा है, जो अफसरों की बात मैं कह रही थी, एग्जीक्यूशन उन्होंने करना है। पॉलिसी बन के आगे ठीक पात्र को वो मिले ही ना। जब एक कंडीशन रखी है भाई इस गरीब को जो गरीब बीपीएल में आ गया, इस कैटेगरी के अंदर इनको मकान मिलना चाहिए। गरीब आदमी जो है वो अभी भी धक्के खा रहा है, बेचारा झोंपड़ी लगा के बैठा हुआ है, और जो पहले ही ठीक ठाक है उसका मकान पक्का हो गया, उसके आगे लिख दिया प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। ऐसी चीजें निकाल के हमें देखनी है कि कहीं ज्यादती तो नहीं हो रही, किसी के साथ कोई अन्याय तो नहीं हो रहा। तो मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ खंडेलवाल साहब को कि आपने जिस तरह से ये मंच एक बनाया है, हर किसी की ये जिम्मेवारी है, उसका कर्तव्य है कि वो जिस भी काम में है ईमानदारी से अपना काम करे, लेकिन अपने जो साथी हैं उन सबके उत्थान के बारे में भी सोचे कि उनका किस तरह से जो है उनकी प्रगति कैसे होगी। आखिर बाल बच्चे आप लोगों के भी हैं, घर भी पालना है। लेकिन एक चीज और भी मैं कहना चाहूंगी कि पत्रकारिता जो है वो इतना चैलेंजिंग प्रोफेशन है कि इसको आप रोजी रोटी का साधन नहीं बना सकते, ये मान के चलो। और इसी कैटेगरी में मोर और लेस मानते नहीं है ये, लेकिन असलियत में इसी कैटेगरी के अंदर ही जो ना आपके लीडर भी आते हैं। नहीं, जो नौकरी वाले हैं उनको तो फिर भी तनख्वाह मिलती है, उनको तो फिर भी जो काम करते हैं उसके बदले में उनको सरकार तनख्वाह देती है। लेकिन जो लीडर हैं, क्योंकि अब जैसे अब मैं अपनी बात बताऊं, चलो सांसद हूं मैं, सांसद के तौर पर जो 1 महीने के अंदर मिलता है ना, एक घर तो दिल्ली में है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर है, सुबह से लेके शाम तक कितने दुनिया आती है मिलने के लिए। कम से कम 19 से 20 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है एक सांसद, 19 से 20 लाख। उसमें आप मतलब सब कुछ छोड़ दो, कम से कम आप 1 लाख भी आप मान के चलो तो अंदाजा लगा लो। आप किसी को कह सकते हो कि नहीं जी चाय नहीं पिलाएंगे आपको?
कोई ये लगता है ना सवेरे से चला हुआ है ये, अब यहाँ मेरे पास पहुंचा दिल्ली में, तो ये लगता है सबसे पहले इसको खाना खिलाओ, बाद में बात करेंगे, है कि नहीं है? असलियत तो जो है, लेकिन पता नहीं ऐसे भी देखे हमने नेता 5 साल के अंदर ही अंदर जो है बिल्कुल एकदम से सब कुछ पलट जाते हैं, एकदम से कहां पहुंच जाते हैं, है ना? क्या उनको मतलब वो जिनका वो चिराग मिल जाता है भगवान ही जाने। लेकिन असलियत देखो यही है कि आप अगर सच में, अब आपको ईमानदारी से बताऊं कि मैं परसों से चली हुई हूं, परसों रतिया में जो है वहीं कार्यक्रम थे, सिरसा में आज संत शिरोमणि हमारे गुरु रविदास जी की जयंती है, तो उनके उपलक्ष्य में 2-3 दिन पहले से ही कार्यक्रम थे। नरवाना में आप लोगों को, नरवाना के लोग बैठे यहाँ पर, माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था, मैं भी उसमें थी, तो वहां पर जयंती का कार्यक्रम था। उसके सबसे पहले देखिए, सबसे पहले बताती हूँ कि 9 बजे माननीय वित्त मंत्री जी ने बैठक बुला रखी थी, जिन मंत्रियों की और जिन एमपीज की ड्यूटी लगी थी पूरे हिंदुस्तान में जाने के लिए, उसमें मुझे भी बुला रखा था। 9 बजे उनकी मीटिंग अटेंड करके 10:30 बजे, 11:45 बजे के करीब पार्लियामेंट के अंदर गई। 11:45 बजे पार्लियामेंट के अंदर जाके 11 बजे वहां वो जो है एडजर्न हो गई। वहां से भाग के तुरंत नरवाना इधर से तो हमारे मुख्यमंत्री जी जो है वो हेलीकॉप्टर में उड़ रहे थे और इधर से मेरी गाड़ी उड़ रही थी। हम देखते भी कौन पहले पहुंचता है। आप सोच सकते हो 200 की स्पीड में, 180-200 तक की स्पीड में, परमात्मा का नाम लेके बेल्ट बुल्ट लगा के भी चलो ठीक है, ठीक ठाक पहुंचे वहां पे। तो वहां 12:30-1 बजे के करीब, शायद 1-1:15 बजे, आप देख लो, दिल्ली से नरवाना हम पहुंच गए। और उसके बाद जो है फिर हम रतिया गए, वहां पर कार्यक्रम अटेंड किया। उसके बाद हम लुधियाना गए। इस बीच में जो एक संवेदनशील बात है वो ये है कि मेरा जो बेटा है उसको फीवर हो रखा है, 103-104 के करीब बुखार है उसको। आप सोच सकते हो कि मैं मां भी हूं कि मेरा आधा मन जो है वो बार बार फोन करके अब कैसा बुखार उतरा कि नहीं उतरा, दवाई कौन कौन सी दे दी। ये बात आपको मैं संवेदनशीलता की बताती हूँ। भाई मेरा जो कर्तव्य है, मेरा जो काम है, मेरी जो ड्यूटी है, जनता ने चुन के मुझे भेज रखा है, उसको निभा रही हूं, लेकिन साथ साथ एक मां भी हूं। अभी भी मेरे को ये है भाई, रात को कम से कम 1 बजे तक, 2 बजे तक, अभी क्या है, अभी क्या है, अभी क्या है, अभी ठीक है, अभी क्या हो रहा है, कहते जी अभी वो दवाइयां खा के उसका मुंह भी आ गया जो है, और अब जो है चक्कर खा के वो गिर जाता तो पापा ने संभाल लिया उसको। ये चीजें भी साथ साथ चलती हैं। यही चुनौती है, यही चुनौती है। उसके बाद ये भी था, लुधियाना से भी सीधा जा सकती थी, लेकिन ये था कि आप पत्रकार भाइयों के साथ प्रॉमिस कर रखा है, चाहे थोड़ा समय दूं लेकिन जाऊंगी जरूर इनके बीच में। और इसलिए अब ये भी हो रहा है कि उड़ के चली जाऊं, तो इसलिए फटाफट जो है मैं कभी गाड़ी तुम लोग ले जाओ, मैं जो है फ्लाइट से जाऊंगी ताकि थोड़ा सा जल्दी पहुंच सकूं बेटे के पास। और पापा से पूछ रही हूं तो वो यही कह रहे हैं कि बस तेरी इंतजार कर रहे हैं, आते ही बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये चुनौती है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहती हूं कि आप लोगों के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है, अपना साथ के साथ कोई ना कोई और काम धंधा जरूर करना। ये मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ। सिर्फ और सिर्फ पत्रकारिता के ऊपर अगर आप रहोगे तो देखो उसके अंदर एक डर रहता है, आप कितने ईमानदार क्यों ना हो, एक डर रहता है भी कहीं हम कुछ ना कुछ गलत ना करें, कहीं किसी तरह का कोई हम समझौता ना इस तरह का कर पाए कि जिसकी वजह से हमारी पत्रकारिता के ऊपर कहीं कोई थोड़ा सा भी दाग लगे, थोड़ा सा भी धब्बा लगे। मैम जी, आप सत्तावर नेता हैं सरकार में, मजीठिया आयोग की रिपोर्ट लागू करवाने में आप क्या सहयोग करेंगी? देखिए ऐसा है कि मैंने मजीठिया की रिपोर्ट पढ़ी नहीं है। मैं मजीठिया जी की रिपोर्ट जो है वो पढ़ लेती हूँ, पढ़ने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आपकी बात रख सकती हूँ। उनकी बात जो है हम उनके सामने रखेंगे, और बल्कि और भी लोगों के सामने, और भी जो हमारे नेतागण हैं उनके सामने भी रखेंगे। जो कुछ भी हो सकता है मेरे लायक, मेरे से, मैं एक ब्रिज की तरह, चाहे जनता है, जनता और सरकार के बीच में, तो आप भी जनता ही हैं एक तरह से, आप लोगों के और सरकार के बीच में मैं एक ब्रिज की तरह, मेरा काम है कि आप लोगों की बात को दमदार तरीके से रखना, उसमें मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। करने के लिए पैसा कहाँ है? हाँ जी, हमारे पास पैसा कहाँ है बिजनेस करने के लिए? मैंने कहा है ना जी, देखो सर, सुनो मेरी बात, जो सरकार की योजनाएं हैं उनका उसके हिसाब से लाभ उठाओ। अगर सरकार जैसे एक आम आदमी जो है
वो अपनी पढ़ाई लिखाई करके कोई बिजनेस में जाता है, कोई नौकरी में जाता है, और उसके साथ साथ जो है अगर आपको लगता है चुनौती स्वीकार करने की आपके अंदर मादा है, ताकत है, तो साथ साथ पत्रकारिता भी करिए। लेकिन केवल और केवल आप ये सोचें कि पत्रकारिता करते हुए आप जो है अपनी रोजी रोटी जो है वो ठीक तरीके से अपने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से आपको करवा सकते हैं, तो देखिए मुझे तो नहीं लगता कि हमारे जो है सोसाइटी में के पत्रकारिता के बल के ऊपर जो है हम अपना इसको एक ऐसा प्रोफेशन मान लें जैसे कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, प्रोफेशन है, बकायदा उनको वो सर्विस देंगे, उसके नाम की उनको फीस मिलेगी। आपको ऐसा तो नहीं अभी आपने किसी की मतलब न्यूज लिख दी, अब आप चाहते हैं कि आपको फीस मिले, ऐसा तो नहीं होता पत्रकारिता में, नहीं है ना? ठीक कह रही हूं ना मैं? इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप जो है कोई ना कोई व्यवसाय करें, कोई ना कोई आप नौकरी करें, कोई ना कोई काम धंधा करें, अपना छोटा मोटा जैसा भी जो बिजनेस हो सकता है, जिसकी जैसी भी जिसका सिस्टम है वो करें। बाकी पत्रकार होने के नाते सरकार की तरफ से जो कुछ भी हो सकेगा वो हम करने की पूरी कोशिश करें। पत्रकारिता कोई ये नहीं है, पार्ट टाइम जॉब नहीं है। पत्रकारिता करते नहीं, बिल्कुल ठीक है, पार्ट टाइम जॉब नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं कि सरकार तनख्वाह लगा दे? देखिए ऐसा है कि पत्रकारों को जी जी मेरी मदर भी बैठी है हरिका तिवारी जी। बात पैसे की नहीं है जी। बात ये है कि आजकल पत्रकारिता में इनकम क्यों नहीं है, लेट मी टेल यू, क्योंकि एजुकेटेड पत्रकार नहीं है, प्रेस नोट्स एंड कॉपी पेस्ट वाला काम चल रहा है। बात यहाँ पर ये है कि जो फर्म्स हैं, जो भी बड़े ब्रांड्स हैं, वो लोग अपना काम चला रहे हैं कॉपी पेस्ट से, उनको अब पत्रकारों से लेना देना नहीं। बात सिर्फ इतनी है कि हम पत्रकारों के हित की इतनी बात कर रहे हैं कि जो एजुकेटेड है उसको वो पोस्ट तो मिले। अब मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। मैं अभी मास्टर्स कर रही हूँ इन जर्नलिज्म एंड मास कॉम, और साथ ही एक पत्रकार भी हूँ एक्टिव। मुझे 2 साल पहले एक ऐसे पत्रकार ने कुछ सुनाया, मेरी मदर शी इज ट्रिपल पोस्ट ग्रेजुएट, इनकम ठीक है, उन्होंने आके मुझे क्या सुनाया, तेरी मदर तो ट्रिपल पोस्ट ग्रेजुएट है, मैं 8वीं फेल हूँ, हर रोज 10,000 रुपया लेके घर जा रहा हूँ। कैसे? क्योंकि मैम बात ये नहीं है कि पत्रकार खराब है, देने वाला भी तो उतना ही खराब है ना। बिल्कुल है, बिल्कुल खराब है, देने वाला भी बहुत खराब है। एंड मैम यहाँ मैं अभी मास्टर्स कर रही हूँ, कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे जर्नलिज्म एंड मास कॉम के लिए ना एंट्रेंस देते रहते हैं। अब बंदा एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है, पूरा 1 साल पूरा ड्रॉप करके एंट्रेंस की तैयारी करता है, उसके बाद वो कहे कि जी इनकम नहीं है, मैम ये एक बहुत गलत मैसेज जा रहा है। नहीं देखो ऐसा है, पत्रकारिता करते हुए जो है आपके जो ये चैनल्स हैं जैसे, जो उसके अंदर अगर आप एक रिपोर्टर के तौर पे लगते हो तो वहां से आपको मिलती है सैलरी वगैरह। अगर आप कहीं आपके अखबार हैं तो अखबार में भी आप करते हो तो वहां से भी आपको मिलती है। लेकिन जो अगर शौकिया करते हैं, जिनको ये है कि भी मुझे पत्रकारिता करना है, तो उनको अपना साइमल्टेनियसली कोई ना कोई व्यवसाय भी करना पड़ेगा। दिस इज माय डाइसेंट कि आप ये कह रहे हैं कि एक पत्रकार को फुल टाइम नहीं होना चाहिए। अच्छा ऐसा है, आई वांट टू रिकॉर्ड माय डाइसेंट है, क्योंकि पत्रकार यदि फुल टाइम पत्रकार नहीं है तो वो अपने टाइम के हिसाब से अपने मालिक जब उसको छुट्टी देगा तब वो पत्रकारिता करने जाएगा, उसको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मेरा एक सबमिशन है कि आप जरूर कोई सरकार में हमारी बात ये लेकर जाएं कि पत्रकारों के लिए, उनके अधिकार के लिए आयोग बनाया जाए और मजीठिया बोर्ड को प्रॉपरली लागू किया जाए, और प्लीज चेक किया जाए कि साइमल्टेनियसली ये लोग मैनिपुलेट ना करें इसको। जी जो आपका मांग पत्र खंडेलवाल साहब ने दे दिया है उसको सही जगह पर सही तरीके से रखा जाएगा, इस बात का मैं आपको पूरा विश्वास देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। एक सवाल मैडम, वैसे तो आप ऐसे सवालों के कैसे जाओगे? नहीं, बिना जवाब दिए आप कैसे जाओगे? एक सेकंड जी, देखिए मैडम का ये संबोधन था, हम वार्ता में करते हैं बात, मेरे को ज्यादा ये बैठ रहे कि यहाँ बाइट जब लेते हैं वो स्पीच थी उनकी जी, नवल